चलिए आज के क्लास में हम देखेंगे कॉमर्स के लेखाशास्त्र में फर्स्ट चैप्टर है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन। ठीक है ना, अलाभकारी संस्थाएं में देखेंगे। चलिए, अलाभकारी संस्था यानी अलाभकारी संस्था उसे कहते हैं जो लाभ के उद्देश्य से न बनाया गया, तो उसको क्या बोलेंगे? अलाभकारी संस्था। ठीक है, संस्थाओं के लिए लेखांकन, लेकिन उसको अलाभकारी संस्था जैसे से होता है स्कूल है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, वो सारे संस्था बनाए जाते हैं कि अलाभकारी सेवा के भाव से बनाया जाता है, लाभ की सेवा से नहीं बनाता। तो उसको एंट्री कैसे करेगा, लेखा पुस्तक में कैसे करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि अलाभकारी संस्था में, ठीक है ना, अलाभकारी संस्था से आशय ऐसे संस्थाओं से जिनका प्रयोग सामाजिक कल्याण के लिए होता है। अलाभकारी संस्था का मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज को सेवा प्रदान करना। ठीक है ना, तो इसीलिए सामाजिक कल्याण के लिए है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब देखिए, सामाजिक कल्याण के लिए अलाभकारी संस्था का स्थापना किया है तथा इनका उद्देश्य लाभ से प्रेरित नहीं होना होता है। अब देखिए, इसका डायरेक्ट क्या रहता है? लाभ कमाना नहीं होता है। क्या करना होता है? समाज को सेवा प्रदान करना। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को सेवा प्रदान करना है। अगर वो स्कूल खुल रहा है तो इस क्या होगा कि जिस तरह समाज में है सारे स्कूल के बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कराना है शिक्षा। अगर वो हॉस्पिटल खोला है तो उस एरिया को, उस समाज को क्या करना है? अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के उपकरण का स्थापना करना होता है। आमतौर पर यह किसी प्रकार का उत्पादन, क्रय, विक्रय या उधार लेन नहीं करती है, और इसका अगर क्रय विक्रय करेगा तो वो क्या हो जाएगा? लाभकारी संस्था हो जाएगा। इसीलिए अलाभकारी संस्था क्या करता है? कोई भी सामान खरीद या बिक्री नहीं करता है। ठीक है ना, इसके लिए इनके लेखा पुस्तकों तथा लाभ हानि खाता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपना क्रय या विक्रय करती नहीं है, समाज को सेवा प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है? उसको लेखा लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं होते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके लेखा लिखना जरूरी पड़ते हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। इन संस्थानों के द्वारा बनाई गई निधि पूंजी निधि अथवा सामान्य निधि में जमा की जाती है। अब देखिए, इसमें जनरल एक फंड खोल देता है। ठीक है ना, जनरल फंड खोल देता है। वो भी जो भी इनकम होगा इसका, वो क्या करेगा? सामान्य निधि में यानी जनरल फंड में वो जमा करता है। जैसे कि दान हो जाता है, चंदा, आगे देखेंगे उसका बारे में। ठीक है, सामान्य दान। अब देखिए, इसमें कोई दान आ जाएगा, जैसे कि मंदिर बना हुआ है, मंदिर में तो अकाउंटेंट रखेगा नहीं, तो क्या करता है? जो इसे दान दिया तो एक जनरल पुस्तक में लिख लेता है कि दान इतना 5,000 आया है, ये चंदा आया है, इतना आया, लिख लेता है। यह सहायता विनिवेश से प्राप्त आय। अब कभी काल देखिएगा मंदिर में भी अथी या हो, चाहे क्लब होता है, तो वो अपना एंट्री फी रख लेता है, कोई सदस्य शुल्क रख लेता है, उससे भी इनकम क्या होता है? अलाभकारी संस्था को होते हैं। आय इत्यादि आती होती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ये वित्तीय विवरण तैयार करती है, और हर साल में मंदिर हो, चाहे क्लब हो, चाहे अस्पतालें हो, सब अलाभकारी संस्था एक विवरण स्टेटमेंट तैयार करता है कि मेरे पास कितना चंदा आया है, कितना खर्चा हुआ है, और साल भर में वो अपना रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। अपनी वित्तीय स्थिति के लिए आय तथा व्यय विवरण तैयार करती है। ठीक है ना, अपना जानना चाहती है कि साल भर में हमको पास कितने चंदे आए हैं, कितने एक्सपेंस हुए हैं, बस इसी के लिए अलाभकारी संस्था बना देते हैं। इन्हें वैधानिक प्रमाणीकरण में जमा करवाती है, जिससे समिति पंजीकृत कहा जाता है। और ये एक देखिएगा, बहुत सारे जैसे अलाभकारी संस्था है तो क्या करता है? संस्था को अपने बैंक में जमा करता है, और बैंक के कुछ नाम दिया जाता है, और जो चीज में जमा करता है उसको क्या कहता है? समिति के नाम कर देके समिति पंजीकृत कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक जाने हैं कि अलाभकारी संस्था किसे कहते हैं? जो लाभ के उद्देश्य से नहीं, समाज के कल्याण के लिए या समाज को क्या है, विकास करने के लिए जो संस्था स्थापना किया जाता है उसको अलाभकारी संस्था कहा जाता है। तो इसमें अब देखना है इसका विशेषताएं क्या हो सकते हैं। कितने विशेषताएं हैं? तो यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट है सेवा प्रदान। यानी अलाभकारी संस्था क्यों बनाया जाता है? सेवा प्रदान करने की, सेवा भाव के लिए अलाभकारी संस्था। अलाभकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना नहीं, बल्कि सेवा प्रदान करना है। सेवा करने की, प्रदान कराने के लिए क्या किया जाता है? अलाभकारी संस्था खोला जाता है। अर्थात अलाभकारी संस्था अपने लाभ से नहीं, अपितु दूसरे को लाभ के लिए बनाया जाता है। ये प्रॉफिट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाता है, समाज को प्रॉफिट देने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए बहुत सारे आप एनजीओ देखते होइएगा, वो खुद के लिए नहीं बनाता है। ठीक है ना, वो जाके गांव में अपना सेवा प्रोवाइड कराता है। कोई अस्पताल से एनजीओ है तो जाके मेडिकल कैंप लगा देता है।
फिर क्या है कि अगर एनिमल से है तो एनिमल वाले में लगाते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन से है तो जाके घर पे शिक्षा कॉपी किताब बांटा जाता है, ठीक है ना। तो वो समाज के लिए, लाभ के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर है स्थापना, देखना है। अलाभकारी संस्था का स्थापना समाज और अपने सदस्यों द्वारा होता है। अब देखिए, लाभकारी संस्था का उद्देश्य क्या होगा? समाज के द्वारा होगा, नहीं तो उसके सदस्य के, यानी कोई समाज मिलकर अपना कमेटी बना लिया है कि इस समाज में हमको इस शिक्षा का स्तर सुधारना है, तो इसलिए कमेटी बना लिया है, तो वो लाभकारी संस्था बना सकता है। यही दो चार को दोस्त मिलके, सदस्य मिलके कि हमको चलिए शिक्षा में सुधार करना है, उसके लिए कमेटी बना लिया जाता है, तो उसको भी कहा जाएगा लाभकारी संस्था कहा जाता है, तो द्वारा किया था। अलाभकारी संस्था की स्थापना समाज अपने सदस्यों की सेवा के लिए की जाती है, और दोनों उसी के लिए किया जाता है, समाज की सेवा के लिए दिया जाता है। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहाँ पे खाता में देखिए क्या होगा। अलाभकारी संस्थाओं द्वारा संपत्ति प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इसमें क्या बनाएगा? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और आय और व्यय खाता तैयार किया जाता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें ज्यादा अकाउंट बनाना नहीं है, ठीक है ना। जो आ रहा है उसको रिसीव में लिखेंगे, जिसको हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको भुगतान में लिखेंगे, जो आया मेरे लिए वो इनकम है, जो जा रहा है उसको खाता एक्सपेंस में लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। रिसीव एंड पेमेंट का फॉर्मेट बढ़िया से बना रहता है, ठीक है ना। इस तरह से रहता है, रिसीव रहेगा, पेमेंट रहेगा, ठीक है ना। फिर आय है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे रहेगा, अपना एंट्री करते चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। चलिए इसका कार्य देखते हैं। अलाभकारी संस्था कला संस्कृति, अलाभकारी संस्था कला के लिए, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेल कूद के प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। बहुत सारे एनजीओ के देखिएगा, धर्म कला के, आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड दिया जाता है कि ये संस्था द्वारा दिया जा रहा है। संस्कृति के लिए, यानी पुराने पुराने संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए एनजीओ काम करते रहते हैं, विरासत को संभालने के लिए। धर्म के लिए रिलीजियस, हिंदू के लिए अलग रहता है, मुस्लिम के लिए अलग, सबके लिए अलग रहता है। शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए भी एनजीओ बनाया जाता है। फिर खेल कूद के लिए भी, स्पोर्ट में है, क्रिकेट के लिए है, हॉकी के लिए है, ठीक है ना, कबड्डी के प्रोत्साहन करने के लिए, मतलब ये सब एनजीओ बनाया जाता है, ठीक है ना। इस कार्य के संस्था के सुपरिणाम को अधिक्य या कमी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें दो वो है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से देखिएगा। इसमें संस्था में जो साल भर में प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस से नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं? लाभकारी संस्था में दिखाया जाता है। ये क्या है? अलाभकारी संस्था है, इसमें अधिक्य कहेंगे या कमी कहेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या कहेंगे? अधिक्य हो गया या कमी हो गया, यही कहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे अलाभकारी संस्था का वित्तीय विवरण या अंतिम खाते में क्या क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।